हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या आज आप ये जानना चाहते हैं कि लिक्विडेटर कौन होता है? लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट किस तरह से तैयार किया जाता है? तो आज के हमारे इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर से देखिएगा। मैं हूं डॉक्टर विनीता और स्वागत है आपका डॉक्टर विनीता अरोड़ा की क्लास में। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए कि इस सफर में मैं शुरू करती हूं आज की ई क्लास। आज जिस टॉपिक पर हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स, वो है लिक्विडेशन ऑफ कंपनी के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की। यस गाइस, इससे पहले हमने बात की थी कंसेप्चुअल, एक इंट्रोडक्शन हमने लिया था लिक्विडेशन ऑफ कंपनी का। इस वीडियो को जरूर से गो थ्रू करें। इसके लिए आप हमारे आई बटन पर क्लिक करें या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है। तो गाइस जल्दी से शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो तैयार किया जाता है वो लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। इससे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की भी बात की थी। एक स्टेटमेंट और तैयार किया जाता है जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स कहलाता है, जिसमें लिस्ट ए से लेकर लिस्ट एच तक का सारा हिसाब किताब होता है, जो हमारे पिछले वीडियो में भी आपको बताया गया था। नाउ फाइनली इस चैप्टर में आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, किस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है, तो गाइस आपको बनाना होगा लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो गाइस सबसे पहले देखते हैं कि लिक्विडेटर कौन होता है। यस, लिक्विडेटर, या जिसे हिंदी में कहते हैं हम निस्तारक। देखिए, आपको मैंने बताया था कि जब भी कंपनी का समापन होता है तो ये समापन दो तरीके से हो सकता है। कंपल्सरीली समापन हो सकता है या फिर वॉलेंटरीली वाइंड अप हो सकता है। दोनों ही कंडीशन में कंपनी में ट्रिब्यूनल के पास जाना होता है। यानी जब कंपनी कंपल्सरी वाइंड अप लेती है तो ऐसी कंडीशन में कंपनी ट्रिब्यूनल या कोर्ट के द्वारा समापन करती है। ऐच्छिक समापन भी किया जा सकता है। तो ऐसी कंडीशन में दोनों ही परिस्थितियों में कंपनी को निस्तारक या लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट करना होता है। तो ये कहलाता है लिक्विडेटर, जो कि कंपनी के वाइंडिंग अप का सारा काम करेगा। who do all the work of लिक्विडेशन ऑफ कंपनी, यानी कंपनी के लिक्विडेशन से रिलेटेड सारा काम इस व्यक्ति को संभालना होता है। नाउ अब बात करते हैं लिक्विडेटर का अपॉइंटमेंट कौन करता है। तो जब हम बात करें कि जब हम कंपल्सरी रिटायरमेंट की तरफ चलते हैं, यानी जब हमारा कंपल्सरी वाइंड अप किया जाता है, कंपल्सरी लिक्विडेशन किया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में ये जो अपॉइंटमेंट किया जाता है या कोर्ट या ट्रिब्यूनल द्वारा किया जाता है। लेकिन जब हम वॉलेंटरी की बात करते हैं, वॉलेंटरी लिक्विडेशन की बात करते हैं गाइज, तो वॉलेंटरी लिक्विडेशन में ये काम इक्विटी शेयर होल्डर द्वारा किया जाता है। ध्यान रखिएगा 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए, यदि कंपनी का कंपल्सरी लिक्विडेशन हुआ है तो ये कोर्ट से इसका अपॉइंटमेंट किया जाएगा और वॉलेंटरी लिक्विडेशन में शेयर होल्डर इसका अपॉइंटमेंट करेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि निस्तारक या लिक्विडेटर वो है जो कंपनी के वाइंड अप करने के बाद अपॉइंट किया जाता है और वही कंपनी का सारा लिक्विडेशन का काम करता है। अब आप कहेंगे लिक्विडेशन का काम कौन सा होगा, तो मैं आपको बता दूं कि सारी एसेट्स को रियलाइज करना और उससे सारी लाइबिलिटीज को पेमेंट करना, ये होता है लिक्विडेटर का काम। तो गाइज ये काम करने के लिए लिक्विडेटर को अपॉइंट किया जाता है। तो फाइनली जब लिक्विडेटर अपॉइंट हो जाता है तो लिक्विडेटर अपॉइंट होने के बाद सर्वोच्च अथॉरिटी, यानी सर्वोच्च ताकत वाला पावरफुल व्यक्ति जो होता है कंपनी में, वो लिक्विडेटर ही होता है। वही सारी संपत्तियों को अपने कब्जे में ले लेता है और फाइनली उससे सारी लाइबिलिटीज का पेमेंट करवा देता है। तो गाइज देखते हैं आगे लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता क्या है। देखिए, जब लिक्विडेटर को अपॉइंट कर दिया जाता है तो उसके बाद वो सारी संपत्तियों का रियलाइजेशन करवाने के बाद सारी दायित्वों का पेमेंट करता है। तो इस संबंध में एक स्टेटमेंट तैयार करता है। यही स्टेटमेंट कहता है लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से अलग है। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में लिस्ट ए से लेकर लिस्ट एच तक की सारी इंफॉर्मेशंस दी जाती है, जबकि लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स में
एसेट्स रियलाइजेशन से लेकर लाइबिलिटी के पेमेंट की इंफॉर्मेशन दी जाती है। देखिए किस तरह से इंफॉर्मेशन दी जाएगी, यहाँ मैं आपके सामने बात कर लेती हूँ कि एक सिंपल फॉर्मेट जो रहता है वो बिल्कुल रिसिप्ट एंड पेमेंट के रूप में रहता है। ये हमारा डेबिट साइड जिसे हम कहें, या आपके लेफ्ट हैंड साइड की बात करें तो वो रिसिप्ट अकाउंट होता है, रिसिप्ट होता है, और यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। इसी तरह से पेमेंट का कॉलम होता है और फिर फाइनली यहाँ अमाउंट लिखा जाता है। तो गाइज इस तरह से यहाँ पर एक कंप्लीट स्टेटमेंट तैयार किया जाता है। सारा रिसिप्ट यहाँ पर लिख दिया जाता है और सारा पेमेंट क्रेडिट साइड में लिख दिया जाता है। इन जनरल कई बार कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स में, यहाँ टू और बाय लिखा जाए या नहीं लिखा जाए। याद कीजिए जब भी आप अकाउंट्स मेंटेन करते हैं तो डेबिट साइड में टू करके ही एंट्री करते हैं और क्रेडिट साइड में बाय करके ही एंट्री करते हैं। नाउ गाइज मैं आपको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि इस संबंध में कोई एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, आप टू और बाय लिखें या ना लिखें, लेकिन मेरा सजेशन आपको ये है कि ये किसी भी तरह की खतौनी नहीं है, लेज़र पोस्टिंग नहीं है। ये केवल एक स्टेटमेंट है जो कि लिक्विडेटर को बनाना होता है फाइनली सारी कंपनी का वाइंड अप करने के बाद, क्या क्या एसेट्स रियलाइज हुई हैं और फाइनली उनसे क्या क्या पेमेंट हुआ है। तो जब हम खतौनी करते हैं या फिर जनरल एंट्रीज के बाद हम लेज़र पोस्टिंग करते हैं तो उसमें हम टू और बाय का यूज़ करते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि इट्स अ सिंपल स्टेटमेंट जिसे कि कोर्ट में पेश करना होता है कंपनी के वाइंडिंग अप के बाद। तो ऐसी कंडीशन में ये टू और बाय न लगाएं, वो ज़्यादा सही रहेगा। तो गाइज इस तरह से लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट का एक फॉर्मेट मैंने आपको दिया है और अब बात कर लेते हैं इसके एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट की तरफ। किस तरह से ये स्टेटमेंट बनाया जाएगा उस पर बात करते हैं। देखिए जैसा कि मैंने कहा कि हम रिसिप्ट कॉलम में सारी एसेट साइड को लिखेंगे और पेमेंट कॉलम में सारे पेमेंट को लिखेंगे, लेकिन रुकिए ये इतना आसान भी नहीं है, हमें सिक्वेंशली काम करना होगा। देखिए किस तरह से काम किया जाएगा। सबसे पहले रिसिप्ट कॉलम में आप जो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक जो भी कंपनी का है उसे लिख लीजिएगा, क्योंकि जैसे ही कंपनी के वाइंडिंग अप के ऑर्डर आते हैं वैसे ही लिक्विडेटर सारी कैश को और बैंक बैलेंस को अपने अधिकार में ले लेता है। तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहली रिसिप्ट जो लिक्विडेटर को होती है वो यही कैश इन हैंड और कैश एट बैंक की, जो सबसे ज़्यादा लिक्विड भी है। तो सबसे पहले इन्हीं पॉइंट्स को आप लिखें ना। उसके बाद अब क्या क्या रियलाइज होता है ध्यान रखिए। रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट। गाइज ये मैंने आपको पहले भी बात की थी, एसेट्स दो तरह की हो सकती है। ऐसी एसेट्स जो किसी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी के रूप में रखी गई है और ऐसी एसेट्स जो कि फ्री एसेट्स हैं, जो किसी के अगेंस्ट में सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी गई है। तो ऐसी कंडीशन में ऐसी एसेट्स जो कि फ्री एसेट्स हैं उन एसेट्स को बेच दिया जाएगा सबसे पहले, क्योंकि उन्हें बेचना बहुत आसान होता है, वो किसी की सिक्योरिटी के रूप में नहीं रखी गई है। तो इसलिए सबसे पहले रियलाइजेशन फ्रॉम सेल ऑफ एसेट कितना अमाउंट आता है ये आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें दी गई होगी कि एसेट्स को रियलाइज करने के बाद कितना पैसा मिला है। तो डायरेक्टली आप अपने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन को इस अकाउंट में लिखते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं रिसिप्ट रियलाइजेशन फ्रॉम सिक्योरिटीज विथ फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर। देखिए ये चीज़ क्या है मैं आपको बता देती हूँ। ये वो सारी एसेट्स हैं जो कि सिक्योर्ड एसेट्स हैं। किसी भी लाइबिलिटी के अगेंस्ट में, किसी भी लाइबिलिटी को लेते वक्त हमने उसके अगेंस्ट में सिक्योरिटी रखी है, चाहे जैसे बैंक लोन होता है, बैंक लोन लिया और हमने अपनी बिल्डिंग को सिक्योरिटी में रख दिया, तो ये बिल्डिंग जो कहलाती है वो सिक्योर्ड एसेट कहलाती है और इसे बेचना इतना आसान नहीं होता है गाइज। तो इसलिए समझिएगा इस कंसेप्ट को। देखिए ऐसी कंडीशन में होता क्या है, मान लीजिए हमने लोन लिया और उसके अगेंस्ट में एक सिक्योरिटी के रूप में अपना बिल्डिंग रख दिया। लिक्विडेटर को तो उसे बेचना है, लेकिन यहाँ जो बैंक अथॉरिटीज है वो ये कहेंगी कि हमें तो अपना पेमेंट चाहिए, कंपनी का वाइंड अप हो गया है, इसलिए पेमेंट कौन करेगा। तो ऐसी कंडीशन में दो तरीके हो सकते हैं, या तो बैंक वाले उस सिक्योर्ड एसेट को बेच दे, अपने लोन का रीपेमेंट प्राप्त करें और रिमेनिंग अमाउंट जो भी है वो लिक्विडेटर को दे दे। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए 5 लाख का हमने लोन लिया था, हमने जो बिल्डिंग रखी है वो 8 लाख की रखी है, हमने उस बिल्डिंग को सेल आउट किया और हमें 7 लाख रुपए मिल गए। तो ऐसी कंडीशन में 2 लाख रुपए का जो एक्सेस बैलेंस है वही लिक्विडेटर स्टेटमेंट में आएगा।
या फिर दूसरा तरीका इसका ये है कि बैंक वाले खुद लिक्विडेटर को ही अपॉइंट कर दे कि आप हमारी इस सिक्योर्ड एसेट को बेच दीजिए। ऐसी कंडीशन में भी वही एक्सेस अमाउंट को ही लिक्विडेटर अपने स्टेटमेंट में लिखेगा, ना कि कंप्लीट अमाउंट को, क्योंकि हमारे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स को हमें पेमेंट तो करवाना ही होगा और क्योंकि उसके अगेंस्ट में हमने सिक्योरिटी रखी है तो उन सिक्योरिटीज को बेचकर जितना भी पेमेंट आता है उससे पहले उनके लोन का, उनकी लायबिलिटी का पेमेंट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग अमाउंट ही लिक्विडेटर स्टेटमेंट में आएगा। नाउ रिसिप्ट ऑफ अनपेड कॉल्स, देखिए इसके संबंध में भी मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कंपनी ने 100 रुपए का शेयर था और उसमें से 70 रुपए ही मांगे थे। नाउ कंपनी का समापन हो गया और कंपनी के समापन होने के बाद ये 30 रुपए मांगे जाएंगे और ये 30 रुपए जो आएंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा रिसिप्ट ऑफ अनपेड कॉल। नाउ रियलाइजेशन फ्रॉम द कंट्रीब्यूटर, सबसे इंपॉर्टेंट, आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दे रखी होगी कि लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी से और लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी से कितना पेमेंट प्राप्त हुआ है, लेकिन कंसेप्ट ये कहता है कि कंसेप्चुअल इसका ये है कि यदि कंपनी की लायबिलिटीज़ को पेमेंट करने में यहाँ तक की रियलाइज्ड अमाउंट कम पड़ती है तो अब दायित्व उत्पन्न होता है कंपनी के स्वामियों का, यानी शेयर होल्डर्स का। ऐसे शेयर होल्डर जो कंपनी के समापन के 12 महीने की अवधि में यदि कंपनी में है तो वो लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरीज कहलाते हैं और इनसे रिमेनिंग का पेमेंट लिया जाएगा। लेकिन फिर भी वो भी पेमेंट सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं हर एक शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, इसलिए वो अपनी लिमिटेड लायबिलिटी तक ही पेमेंट करेगा। नाउ लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी से भी हमें इतना पेमेंट नहीं मिला है तो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी के पास जाएं। लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी वो होते हैं जो एग्जिस्टिंग, जब कंपनी का वाइंड अप होता है, जब कंपनी समाप्त होती है उस समय कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, और बी लिस्ट बी वाले वो होते हैं जो कंपनी के 1 साल वाइंडिंग अप होने के 1 साल के पूर्व तक कंपनी के शेयर होल्डर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन आप क्लियर कर लीजिएगा, लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी कौन से होते हैं। तो गाइज लिस्ट ए कंट्रीब्यूटरी से भी पेमेंट यदि नहीं मिलता है बिकॉज ऑफ द लिमिटेड लायबिलिटी तो लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी को बुलाया जाएगा, लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी से पेमेंट लिया जाएगा। तो इस तरह से कुछ रियलाइजेशन भी कंट्रीब्यूटरी से होता है, जो यदि हम लायबिलिटीज का पेमेंट करने सफिशिएंट नहीं होता है तो शेयर होल्डर्स को बुलाइए और उनसे पेमेंट लीजिए। आपको क्वेश्चन में इस बारे में इंफॉर्मेशन गिवन होगी। फाइनली रियलाइजेशन ऑफ पेनल्टी फ्रॉम डायरेक्टर्स, यानी यदि किसी भी तरह का कोई पेनल्टी लगा है चाहे डायरेक्टर्स पर या मैनेजर्स पर या किसी भी तरह पर, तो वो पेनल्टी लिक्विडेटर नहीं भरेगा, वो पेनल्टी उन पर्टिकुलर व्यक्तियों से ली जाएगी और उसे लिक्विडेटर अपने स्टेटमेंट में दिखाएगा। तो गाइस कुछ इस तरह से कुल ये रिसिप्ट के कॉलम में यहाँ पर जो भी एंट्रीज की जाती है, जो भी रिसिप्ट होता है लिक्विडेटर को, ये सब मैंने आपको बात की। अब बात करते हैं पेमेंट साइड की, दैट इज इम्पॉर्टेंट। देखिए यहाँ पर आप इसलिए ध्यान रखिएगा क्योंकि पेमेंट ऐसे ही हैप्पजार्ड वे में नहीं किया जा सकता, इसके लिए सीक्वेंस डिसाइडेड है, इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही पेमेंट किया जाएगा। तो यानी जितना भी अमाउंट मिलता है उस पूरे के पूरे अमाउंट में से सबसे पहले लीगल एक्सपेंसेस यदि कोई है तो उसे पूरा कर दिया जाएगा। देखिए मान लीजिए यदि हम कंपलसरी रिटायरमेंट करवाना चाहते हैं और कंपलसरी रिटायरमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी को कोर्ट में जाना होगा और कोर्ट से रिलेटेड कोई भी लीगल एक्सपेंसेस हो सकते हैं या वाइंडिंग अप से रिलेटेड कोई भी लीगल एक्सपेंसेस होते हैं, तो वो सारे लीगल एक्सपेंसेस को लिक्विडेटर सबसे पहले पेमेंट करवाएगा। नाउ सेकंड नंबर पे बात करें तो सेकंड नंबर पे लिक्विडेटर का कमीशन दे दिया जाएगा, यानी उसका जो भी रेम्यूनरेशन बनता है, जो भी रेम्यूनरेशन जो कोर्ट डिसाइड करता है या शेयर होल्डर अपॉइंट करते हैं तो शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं, वो रेम्यूनरेशन उस लिक्विडेटर को दे दिया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 2 तरह का कमीशन हो सकता है, कमीशन ऑन द एसेट रियलाइज्ड और कमीशन ऑन द अमाउंट पेड टू द अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। परसेंटेज आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, आप सिंपली केवल एसेट रियलाइज्ड पर कितना है ये परसेंटेज निकालिए। आप देखिए आपको एसेट रियलाइज कितनी हुई है, यानी यहाँ पर जितनी भी एसेट रियलाइज हुई है कैश और बैंक को भी छोड़ दीजिए क्योंकि यहाँ पर केवल एसेट रियलाइज्ड की बात की है। तो एसेट रियलाइज से जितना भी हमें पेमेंट मिल रहा है उस रियलाइज्ड एसेट पर जो भी पेमेंट, जो भी रिसिप्ट हुआ है उस पर आप कमीशन दे दीजिए। लेकिन गाइस ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट टिप है, यदि
अमाउंट रियलाइज्ड आता है, यदि क्वेश्चन में टर्म है कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज्ड, तो ऐसी कंडीशन में कंप्लीट अमाउंट ले लीजिए, यानी कैश इन हैंड और कैश एट बैंक को भी शामिल करते हुए कंप्लीट अमाउंट, क्योंकि जो हमारा अमाउंट रियलाइज्ड यहाँ पर दिखाया गया होगा उस अमाउंट रियलाइज्ड को हम यहाँ पर कमीशन के तौर पर बेस के रूप में ले लेंगे। तो गाइस कमीशन ऑन एसेट रियलाइज्ड है या कमीशन ऑन अमाउंट रियलाइज्ड है, इस बारे में आप ध्यान दीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही अपना परसेंटेज चार्ज कीजिएगा। नाउ सेकंड है अमाउंट पेड टू अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की बात नहीं कर रहे हैं हम, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को जितना भी पेमेंट किया जाता है उसका भी परसेंटेज यहाँ पर दिया हुआ होगा और इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग आपको यहाँ कमीशन निकालकर उसे आउटर कॉलम में लिख देना होगा। नाउ थर्ड जो पेमेंट होगा वो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का होगा। ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस बनाए रखना है, यदि कोई लिक्विडेशन समापन के कोई व्यय होते हैं क्वेश्चन में दिए गए होंगे तो उसे आपको यहाँ पर लिखना होगा। फोर्थ पेमेंट जो करवाया जाएगा वो प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। ध्यान दीजिए, मैंने बताया था प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं। ऐसे क्रेडिटर्स जो होते तो अनसिक्योर्ड टाइप के हैं लेकिन उन्हें पहले पेमेंट करने का अधिकार होता है, पहले पेमेंट किया जाता है। या इसके अंतर्गत जो आता है जैसे गवर्नमेंट को किसी भी तरह की टैक्स का पेमेंट करना है, किसी तरह के एक्सपेंसेस का पेमेंट करना है, या फिर एम्प्लॉय जिसका कोई आउटस्टैंडिंग सैलरी बाकी है, कोई वेजेस बाकी है, जिसके रिटायरमेंट के बाद के बेनिफिट्स उसको देने बाकी हैं, ये सभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स हैं और उनका पहले भुगतान कर दिया जाए। आपको वहाँ पर गिवन होगा, कुछ एग्जाम्पल्स गिवन होंगे, आइटम्स गिवन होंगे, आपको आइडेंटिफाई करना होगा क्या ये प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है या अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं। तो गाइज ये यहाँ पर प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया जाएगा। नाउ फिफ्थ नंबर पर जो पेमेंट होगा वो क्रेडिटर्स जो कि सिक्योर्ड टाइप के क्रेडिटर्स हैं उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। सिक्स नंबर पर सिंपली अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स जितने भी हमारे बैलेंस शीट में दिखा रहे होंगे उन बैलेंस शीट में उनको पेमेंट कर दिया जाएगा। तो यहाँ तक आप बिल्कुल पेमेंट करते जाइए। लेकिन एक टिप फिर मेरी तरफ से, आप यहाँ पर जितना भी अमाउंट हमें रियलाइज हुआ है उस टोटल से माइनस जरूर करते जाइएगा। क्या हमारे पास अमाउंट बाकी है? यदि अमाउंट बाकी है तो अब आगे का काम होगा। मान लीजिए यहाँ तक ही हमारी अमाउंट ख़त्म हो गई है, जितना भी अमाउंट मिला था वो हमें ख़त्म हो गई है, तो ऐसी कंडीशन में हमने लिस्ट ए लिस्ट बी कंट्रीब्यूटरी से भी पेमेंट प्राप्त कर लिया है और यहाँ तक अमाउंट ख़त्म हो गई है, तो यहाँ पर इस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाएगा। लेकिन यदि अभी हमारे पास अमाउंट है तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स को भी पेमेंट करवाइए। देखिए और अमाउंट हमारे पास बचती है तो अब सेवंथ आएगा प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को पेमेंट करवाइए। देखिए प्रेफरेंस शेयर्स का यदि कोई डिविडेंड बाकी है, डिक्लेयर कर दिया गया है और कंपनी का वाइंड अप हो गया है तो ऐसी कंडीशन में प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड को भी पेमेंट करवा दीजिए। नाउ 8 नंबर पर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को पेमेंट करवाइए, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वही है जिससे लिक्विडेशन या वाइंडिंग अप के समय इक्विटी शेयर से पहले कैपिटल प्राप्त करने का अधिकार होता है, तो इन्हें पेमेंट करवा दीजिए। ध्यान दीजिएगा, माइनस करते जाइएगा, क्या हमारे पास इतनी अमाउंट सफिशिएंट है कि हम इन्हें पेमेंट करा सकें। नाउ इन्हें भी पेमेंट करवा दिया है। अब भी हमारे पास यदि कोई अमाउंट बची है तो वो सारी की सारी अमाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल्स को दे दी जाएगी, यानी अब ये कंपनी के स्वामी है। यदि इनके शेयर कैपिटल से भी ज़्यादा अमाउंट बचता है, मान लीजिए कुछ सरप्लस भी बच रहा है, तो भी इन्हें ही भुगतान कर दिया जाएगा। तो गाइज ये इस तरह से हमने यहाँ पर सीखा कि किस तरह से लिक्विडेटर का फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट तैयार किया जाता है। डिफरेंट आइटम्स मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, हमारा अगला वीडियो, हमारी अगली क्लास प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से रिलेटेड होने वाली है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए, चलते रहिए, बढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो गाइज हमारे चैनल, हमारे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते रहिए। तो चलते हैं गाइज अगली क्लास की ओर। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच।